हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती है और मुख्य रूप से वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं और उन परतों की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये ही चीजें हमें वायुमंडल के बारे में जाननी होती है एग्जाम की दृष्टि से। तो यही चीजें हम जानेंगे आज की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं वायुमंडल। पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। पृथ्वी अपना जो ये गोला है उसके आसपास गैसों का एक मोटा आवरण होता है जो कि कुछ किलोमीटर तक ही नहीं बल्कि बहुत हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। तो गैसों का ये मोटा आवरण जो कि हजारों किलोमीटर तक फैला है इसे ही कहा जाता है वायुमंडल। ये जो वायुमंडल है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहलाता है, क्योंकि एक तो ये सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोकता है और पृथ्वी पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाता है। साथ ही ये पृथ्वी के टेम्परेचर को, पृथ्वी के तापमान को रेगुलेट भी करता है, मेंटेन भी करता है। इसीलिए वायुमंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे आपको ऊंचाई और तापमान के आधार पर 5 अलग अलग परतें मिलेगी, उसे हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो वायुमंडल की बेसिक जानकारी हमें क्या पता होना चाहिए कि एक तो वायुमंडल गैस का एक मोटा आवरण है जो कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है और ये कुछ किलोमीटर तक ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर, हजारों मील तक फैला हुआ है और अंत में ये अंतरिक्ष के साथ विलीन हो जाता है। तो ये हजारों मील तक फैला है। चूंकि एक तो सूर्य की विकिरणों से पृथ्वी के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाता है और दूसरा पृथ्वी पर तापमान को मेंटेन करता है, रेगुलेट रखता है, बराबर रखता है, न तो ज्यादा गर्म होने देता है और न ज्यादा ठंडा होने देता है। इसीलिए वायुमंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे आपको तापमान के आधार पर 5 परतें मिलेगी। अभी 5 परतों के बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से पाया क्या जाता है? वायुमंडल में एक तो गैसेस पाई जाती है, एक कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो कि ठोस रूप में भी हो सकते हैं और द्रव्य रूप में भी हो सकते हैं। साथ ही जल वाष्प भी मिलता है, धूल के कण भी मिलते हैं, धुआं भी मिलता है। अब गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं? सबसे इंपॉर्टेंट गैस यानी कि करीब 70% से भी ज्यादा गैस जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। इसके बाद करीब 20% पाई जाती है ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सारी गैसेस मिलती है। धूल के कण, जल वाष्प, धुआं, ये सारी चीजें भी मिलती है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं जिसे हम पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर्स भी कहते हैं, जो कि ठोस रूप में भी हो सकते हैं और द्रव रूप में भी हो सकते हैं, उन्हें कहा जाता है एरोसोल। तो वायुमंडल की संरचना से रिलेटेड हमें कौन कौन से पॉइंट पता होने चाहिए कि इनमें गैसेस भी पाई जाती है और गैसेस में मुख्य रूप से नाइट्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस मिलती है। इसके अलावा जल वाष्प भी मिलता है, धूल के कण, धुआं, ये सारी चीजें भी मिलती है। और कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो कि सामान्यतया आंखों से नहीं दिखेंगे, ये ठोस भी हो सकते हैं और द्रव भी हो सकते हैं। तो इनको सम्मिलित रूप से एरोसोल भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एरोसोल किसे कहा जाता है। तो वायुमंडल में, हवा में कुछ कण होते हैं, ठोस रूप में भी हो सकते हैं, द्रव रूप में भी हो सकते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? एरोसोल कहा जाएगा। अब गैसेस में हमें अलग अलग गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है वो पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, करीब 78.09%, यानी कि 78% से भी ज्यादा। दूसरे नंबर पे पाई जाती है ऑक्सीजन जो कि जीवनदायिनी गैस है, ये पाई जाती है 20.95 यानी कि करीब 21%।
और ये दोनों मिला के आपके 99% हिस्सा रखती है वायुमंडल का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के 99% से भी ज्यादा हिस्सा रखती है वायुमंडल में। इसके अलावा कुछ मात्रा में ऑर्गन पाई जाती है, 0.93 1% से भी कम। इसके अलावा अन्य गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो मुख्य रूप से आपको 4 नाम याद रखने हैं। नाइट्रोजन 78% से भी ज्यादा, ऑक्सीजन 20.95 यानी कि करीब 21%। इसके अलावा ऑर्गन 1% से थोड़ी सी कम, 0.93। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जल वाष्प, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। वायुमंडल की परतें, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, वो हमें डिटेल में देखना है। तो वायुमंडल की कितनी परतें हैं? पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको तापमान में कुछ अंतर नजर आएगा। क्या अंतर होता है अभी डिटेल में हम देखेंगे। तो तापमान में इस अंतर की वजह से 5 अलग अलग परतें बन जाती है। कौन कौन सी? सबसे नीचे सौरमंडल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। सौरमंडल के ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल मेसोस्फेयर। मध्य मंडल के ऊपर ताप मंडल थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर मिलेगा बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। तो ये कितनी कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं और इनमें तापमान का क्या अंतर आता है, एक बार इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, फिर डिटेल में और बात करेंगे। देखिए 5 परतें नाम हमने देख लिया है। अब ये 5 परतों में तापमान और ऊंचाई कितनी है देख लेते हैं। सबसे नीचे है आपका सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। आप पृथ्वी की सतह से करीब 12-13 किलोमीटर ऊपर तक चले जाओ तो यहां तक जो भी चीज मिलेगी वो सौरमंडल में आएगी, 13 किलोमीटर लगभग। सौरमंडल में आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप ऊंचे हाइट पे जाते जाओगे, आपको तापमान कम होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप पहाड़ी पे चले जाओ, चूंकि हम सौरमंडल में ही रह रहे हैं, यहां से पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर दूरी तक सौरमंडल ही है, तो जैसे जैसे पहाड़ी के ऊपर जाओगे आपको तापमान कम होता हुआ दिखाएगा। और ये तापमान कहां तक कम होगा? करीब 13 किलोमीटर तक, क्योंकि करीब 13 किलोमीटर तक सौरमंडल की बाउंड्री खत्म हो जाती है। तो सबसे नीचे सौरमंडल, तो सौरमंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाओगे आपको तापमान कम होता हुआ दिखाएगा। ट्रोपोस्फेयर यानी कि सौरमंडल के ऊपर ट्रोपोपॉज एक छोटी सी पतली परत है जो कि सौरमंडल और इसके ऊपर वाले परत यानी कि समताप मंडल को अलग करती है। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर इसके ऊपर आएगी अपनी दूसरी परत यानी कि समताप मंडल। दूसरी परत है समताप मंडल। 13 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल मिलेगा और यहां पर ऊंचाई के साथ तापमान कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता हुआ मिलेगा। अगर पहाड़ को आप समताप मंडल में ऊपर उठा लो और फिर उसके ऊपर चढ़ो तो वहां पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको गर्मी का एहसास होगा। तो समताप मंडल जो कि करीब 13 से 50 किलोमीटर के बीच की परत है, वहां पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा। समताप मंडल के ऊपर स्ट्रेटोपॉज है यानी कि मध्य मंडल जो कि समताप मंडल के ऊपर की परत है, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी पतली सी परत है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, उसे कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाओगे मध्य मंडल में, यानी कि 50 किलोमीटर से लेकर लगभग 90 किलोमीटर के बीच में जो परत मिलेगी वो है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे यहां पर वापस तापमान कम होने लगेगा। जैसे सौरमंडल में होता है, पहली परत में होता है, ऐसी ही स्थिति तीसरी परत यानी कि मध्य मंडल में होगी। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे आपको तापमान कम मिलेगा और वायुमंडल में जितनी भी परतें हैं उसमें सबसे कम तापमान आपको मध्य मंडल के सबसे ऊपर की तरफ मिलेगा।
तो वायुमंडल का सबसे ठंडी परत जो कही जाती है वो मध्यमंडल कही जाती है। ये 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर तक के बीच में है। इस मध्यमंडल और इसके ऊपर वाली परत जो कि है तापमंडल, इसके बीच में एक पतली सी लेयर मिलेगी जिसे कहा जाता है मेसोपोज। मेसोपोज के बाद आएगा आपका तापमंडल। ये तापमंडल 80-90 किलोमीटर से ऊपर 650, करीब 650 किलोमीटर तक के बीच में है। 90 किलोमीटर से लेके 650 किलोमीटर के बीच में है तापमंडल। और यहां पर वापस ऊंचाई के साथ साथ क्या होगा, तापमान बढ़ने लगेगा। जैसा दूसरी परत में होता है वैसा ही चौथी परत में होगा। इस चौथी परत को क्रॉस करने के बाद आपको पांचवी और अंतिम परत मिलेगी जो कि है आपकी बहिर्मंडल। पांचवी परत का नाम है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। ये एक्सोस्फेयर या बहिर्मंडल 650 किलोमीटर से ऊपर लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला है। हालांकि इसकी जो अधिकतम सीमा है जो 10,000 किलोमीटर है, अभी वो अनुमान के आधार पर ही है, लेकिन यहां तक ये फैली हुई है। इसके बाद वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष के साथ विलीन होने लगता है। उसके बाद हम अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। तो ये थी वायुमंडल की 5 परतें नीचे से लेके ऊपर तक। अब एक एक करके हम परतों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली परत, सबसे निचली परत कौन सी है, सौरमंडल या ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे निचली परत है, हम देख चुके हैं। कहां तक फैली है, ये करीब 10 से 12 किलोमीटर और 13 किलोमीटर का आंकड़ा भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो करीब 13 किलोमीटर तक समुद्र तल से ऊंचाई तक फैली हुई है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि चूंकि यह परत मुख्यतः तापमान के साथ ऑपरेट होती है, तापमान के हिसाब से चलती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई ज्यादा है और ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम है। इस चीज को समझते हैं। ये अपनी पृथ्वी गोला, इसमें बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, और ऊपर और नीचे की तरफ, उत्तर और दक्षिण की तरफ आपको मिलेंगे ध्रुव। ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। तो चूंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य साल भर ही चमकता रहता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होगा और यहां पर हवाएं भी बहुत ऊंचाई तक उठेगी हल्की होकर। तो चूंकि यहां पर तापमान ज्यादा है तो यहां पर सौरमंडल की मोटाई, सबसे नीचे वाले परत की मोटाई करीब करीब 18 किलोमीटर होगी। औसतन तो 13 किलोमीटर ही है, लेकिन भूमध्य रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। वहीं जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाओगे सौरमंडल की मोटाई कम होती जाएगी, क्योंकि ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान कम होता है और ध्रुवों पर तापमान इतना कम हो जाएगा कि हवाएं ज्यादा ऊपर तक नहीं उठेगी और यहां पर सौरमंडल की मोटाई जो है वो 8 किलोमीटर तक ही देखने को मिलेगी। तो अगर औसतन पूछा जाए कि सौरमंडल की मोटाई कितनी है तो यह लगभग 13 किलोमीटर है। लेकिन भूमध्य रेखा पर चूंकि तापमान ज्यादा होता है, इसलिए यहां 18 किलोमीटर की मोटाई मिलेगी सौरमंडल में, और ध्रुवों की तरफ चूंकि तापमान बहुत कम होता है, इसलिए सौरमंडल की मोटाई यहां 8 किलोमीटर ही मिलेगी। तो यह चीज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा के आसपास 18 किलोमीटर है सौरमंडल की मोटाई, ध्रुवों के आसपास 8 किलोमीटर है और औसतन 13 किलोमीटर है। इसमें हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे सौरमंडल में, वैसे वैसे आपको तापमान कम होता हुआ दिखाएगा। ऊंचाई के साथ इसमें तापमान घटता जाता है। ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान एक कांस्टेंट रेट से घटता है, यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर तक जाओगे तो आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि पृथ्वी की सतह पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे और 1 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए तो उसमें से 6.5 माइनस कर दो, यानी कि करीब 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान होगा।
तो सौरमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है और इसकी घटने की दर क्या है? 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे कहा जाता है सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट। तो यह आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है ऊंचाई के साथ। और कितनी ऊंचाई के साथ? 1 किलोमीटर ऊंचाई के साथ। प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता रहता है। यह परत पृथ्वी को गर्म रखती है, क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश को सौरमंडल में पाए जाने वाली गैसेस रोक देती है, अवशोषित करती है। इसीलिए यह परत सौरमंडल जो है वो पृथ्वी को गर्म रखती है। मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो बादल बनना हो, बारिश हो, तूफान हो, बादलों का गरजना हो, मौसम में जितनी भी हम आसपास घटनाएं देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस सबसे निचली परत यानी कि सौरमंडल में ही होती है। बाकी ऊपर की परतों में मौसम की कोई घटनाएं नहीं होती है। सौरमंडल के ऊपर जो पतली सी परत पाई जाती है, जो कि सौरमंडल और इसके ऊपर वाली परत समताप मंडल को अलग करती है, उसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। यानी कि यहां पर ट्रोपोस्फेयर में पॉज आ गया, सौरमंडल में रुकावट आ गई, यहां से अब दूसरी परत शुरू होगी। तो ट्रोपोपॉज क्या है? सौरमंडल के जस्ट ऊपर वाली पतली सी परत जो कि सौरमंडल और समताप मंडल को अलग करती है। अब हम अपनी दूसरी परत पे आते हैं, समताप मंडल। ये दूसरे नंबर की परत है, सौरमंडल के ऊपर है और इसकी हाइट कितनी है? करीब 13 से 50 किलोमीटर। 13 किलोमीटर तक सौरमंडल चलता है, तो इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक आपको मिलेगा समताप मंडल। इसी समताप मंडल में एक इंपॉर्टेंट परत मिलती है जिसका नाम है ओजोन परत। भाई समताप मंडल 13 से 50 है, तो इसी परत में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की एक मोटी परत मिलती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने को रोकती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीव जंतु और पेड़ पौधे जिंदा रह सकते हैं। तो ओजोन परत किस वायुमंडल के किस परत का हिस्सा है? समताप मंडल का हिस्सा है। और यह करती क्या है? यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों या पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ओजोन परत सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है और यह सौर विकिरण की अल्ट्रावायलेट किरणों या पराबैंगनी किरणों को, इसे पराबैंगनी किरणें भी कह सकते हैं, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। समताप मंडल में न तो धूल कण मिलेंगे, न ही जल वाष्प मिलेंगी और मौसम की किसी भी प्रकार की कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। तो यानी कि समताप मंडल में कोई उथल पुथल होता ही नहीं है। तो इसीलिए जब एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं तो वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। यानी कि एरोप्लेन, वायुयान जब उड़ान भरेगा तो वो 13 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा और वहीं पर चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर न तो धूल कण है, न ही जल वाष्प है और न ही मौसम की ऊंची नीची होने वाली घटनाएं हैं। तो समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि न धूल कण है, न जल वाष्प है और न ही मौसम की कोई क्रियाएं इसमें होती है। इसमें सौरमंडल के ऑपोजिट चीज होती है, यानी कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। सौरमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इसके ऊपर एक पतली परत पाई जाती है जो कि समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है, जिसका नाम है स्ट्रेटोपॉज। जो स्ट्रेटोस्फेयर को पॉज कर देती है, समताप मंडल को रोक देती है, वो है स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज के बाद मिलेगा मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर। ये पृथ्वी की सतह से तीसरी परत है, समताप मंडल के ऊपर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 50 किलोमीटर, जहां पर समताप मंडल खत्म हो जाता है, वहां से लेकर करीब 90 किलोमीटर ऊंचाई तक है और इसमें ऊंचाई के साथ साथ वापस तापमान घटने लगेगा। पहली परत और तीसरी परत की कंडीशन सेम है, दोनों में ही ऊंचाई के साथ साथ तापमान घट जाता है और इसमें तापमान घटते घटते इतना कम हो जाता है कि यह परत
अपने सबसे ऊपर वाले लेवल पर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, इसीलिए यह वायुमंडल की सारी परतों में सबसे ठंडी परत मानी जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आपको याद रखना है तीसरी वाली परत मध्यमंडल। मध्यमंडल जहां खत्म होगा उसे क्या कहा जाएगा, मेसोपॉज, और इसके बाद मेसोपॉज के बाद अपनी चौथी परत शुरू हो जाएगी जो कि है तापमंडल। तापमंडल की ऊंचाई कितनी है, जहां पर मध्यमंडल खत्म हो जाएगा करीब 80-90 किलोमीटर, वहां से लेकर 640 किलोमीटर ऊपर तक तापमंडल फैला हुआ है। इसमें अब ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगेगा और बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। दूसरी परत और चौथी परत में तापमान की कंडीशन सेम है, यानी कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। तापमंडल में एक हिस्सा है जिसे हम आयन मंडल कहते हैं। यह तापमंडल का हिस्सा है और आयन मंडल में पाए जाने वाले आयनों की वजह से ही पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे हम भेजते हैं, जो कि अपने कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, संचार तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो रेडियो तरंगे हम पृथ्वी से भेजते हैं वो इसी आयन मंडल द्वारा परावर्तित होती है। इसका मतलब आयन मंडल जो है वो पृथ्वी पर संचार के सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और इसकी वजह से पृथ्वी पर संचार तंत्र चलता है, तो वो है आयन मंडल। और आयन मंडल वायुमंडल की किस परत का हिस्सा है, तापमंडल का हिस्सा है। तो वायुमंडल के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये तापमंडल का ही एक भाग है। पृथ्वी से हम जो रेडियो तरंगे भेजते हैं वो इस आयन मंडल द्वारा ही वापस परावर्तित होती है और इसी की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन चल पाता है पृथ्वी पर। तापमंडल के ऊपर पतली परत जो कि बहिर्मंडल और तापमंडल को अलग करती है उसे क्या कहा जाता है, थर्मोपॉज। थर्मोस्फेयर जहां पर पॉज हो जाता है, तापमंडल जहां खत्म हो जाता है उसे कहा जाता है थर्मोपॉज। थर्मोपॉज के बाद हमें अपनी अंतिम परत मिलेगी, पांचवी परत, जिसका नाम है बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। ये 640 किलोमीटर यानी कि जहां पर तापमंडल खत्म हो जाता है वहां से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला है। हालांकि ये आंकड़ा एक अनुमानित है, फिर भी आपको यह आंकड़ा याद रखना है। और इसके बाद धीरे धीरे वायुमंडल अंतरिक्ष के साथ विलीन हो जाता है। तो यह परत बाह्य अंतरिक्ष के साथ धीरे धीरे विलीन हो जाती है। तो यह थी अपने पृथ्वी की वायुमंडल की 5 परतें। अब वायुमंडल से रिलेटेड ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वायु दाब। नाम से ही चीज समझ में आती है कि वायु का दबाव कितना है, हवा का दबाव कितना है। किसी एक यूनिट जगह पर, एक इकाई क्षेत्रफल पर हवा कितना ज्यादा दबाव डालती है। अगर आप नीचे की तरफ हो, पृथ्वी की सतह के आसपास हो, तो चूंकि आपके ऊपर पूरा का पूरा वायुमंडल दबाव डाल रहा है, तो यानी कि पृथ्वी के सतह के पास वायु दाब ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाओगे आपको वायु दाब कम देखने को मिलेगा। तो समुद्र तल पर, जहां से हम सारी चीजों की ऊंचाई नापते हैं, तो समुद्र तल पर वायु दाब बहुत ज्यादा होगा और जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे वायु दाब कम देखने को मिलेगा। तो एक कंसेप्ट तो पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायु दाब कम होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि समुद्र तल पर वायु दाब ज्यादा होगा या पहाड़ की चोटी पर। तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्र तल पर वायु दाब ज्यादा होगा, पहाड़ की चोटी पर वायु दाब कम होगा। अब वायु दाब तापमान के साथ भी चेंज होता है। एक तो ऊंचाई के साथ हमने देख लिया, ऊंचाई बढ़ेगी वायु दाब कम होगा। तापमान के साथ भी वायु दाब की कुछ रिलेशन है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हवा हल्की हो जाएगी, गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी और हल्की होके ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो वह जगह खाली हो जाएगी, यानी कि वहां पर वायु दाब कम हो जाएगा। वहीं अगर किसी जगह का
तापमान कम है, वो क्षेत्र ठंडा है, तो चूंकि वहां की हवा भारी हो जाएगी और वो भारी हवा नीचे आएगी। हवा भारी होती है तो नीचे आती है और वहां पर हवा बढ़ जाएगी और वायु दाब भी बढ़ जाएगा। तो तापमान के साथ क्या रिलेशन है वायु दाब का, कि तापमान बढ़ने के साथ वायु दाब कम होगा। ऊंचाई बढ़ाओगे तब भी वायु दाब कम होगा और तापमान बढ़ाओगे तब भी वायु दाब कम होगा। ऊंचाई, तापमान और वायु दाब, इन तीनों के रिलेशन हमें पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भूमध्य रेखा के आसपास वायु दाब ज्यादा होगा या फिर शिमला के आसपास वायु दाब ज्यादा होगा। तो आपको जनरल याद रखना है, एक सामान्य, कि चूंकि भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा है तो वहां पर वायु दाब कम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी अपने वायुमंडल से रिलेटेड। आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।